मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आइए आज एक ऐसे जन कवि की बात कर रहे हैं जिन्होंने आजीवन रचनाएँ लिखी और रचनाएँ किसके लिए लिखी? आम जनता के लिए, आम आवाम के लिए और उनके लिए जिनके जीवन में पीड़ा ही पीड़ा होती है। उनकी आर्थिक तंगी होती है, उनकी परेशानियाँ होती हैं, परिवार से लेकर समाज में भी हर जगह जहाँ भी जाते हैं, कोई न कोई उनके जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। उस आम आवाज़ को एक धार देने वाले और अपने कलम से, अपनी रचना से उस आम आदमी की आवाज़ को सत्ता तक पहुँचाने के लिए जिस कवि ने काम किया, उनका नाम है ध्रुदेव मिश्र पाषाण। वो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनकी रचनाएँ, उनकी यादें, सब कुछ हम लोग के पास छोड़ गए, ताकि उनसे हम प्रेरणा ले सकें और उनके जीवन की जो भी चिंता थी, जो भी चिंताएँ थीं, जिसे उन्होंने अपनी रचनाओं में उकेरा, वो स्वयं हम उस पर चल करके कोई मुकाम बना सकें और अपने पीढ़ी जो अगली पीढ़ी है उसको कुछ दे सकें। हमें ध्रुदेव मिश्र पाषाण से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आइए हम उनके गांव चलते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं श्री मिश्र जी को, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, देश के लिए ऐसा कुछ किया जिसे करना संभव नहीं है। उनकी रचनाओं को देख कर के तो ऐसा लगता है कि वो कब सोए होंगे, कब जगे होंगे। इतनी रचनाएँ, इतनी सारी रचनाएँ अगर जिनका मैं ज़िक्र करने लगूँ तो एक लंबा हो जाएगा। एक साहित्यिक सफ़र जो आजीवन चलता रहा और आखिरी साँस तक उन्होंने रचनाएँ करी, समाज के लिए, देश के लिए। देवरिया जिले के इमलिया गाँव में जन्मा एक ऐसा शख्स जो पूरे बंगाल में अपनी रचनाओं से प्रभावित किया, लोगों को जागरूक किया और राजनैतिक चेतनाएं फैलाई। कोलकाता में रह करके एक शिक्षक का काम करते हुए उन्होंने रचनाएं ऐसी करी जिसे आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि इतनी उम्दी रचनाएं शायद ही कोई कर पाए। 9 दिसंबर 1939 को देवरिया जिले के इमलिया गांव में जन्मे ध्रुदेव मिश्र पाषाण जी का सफ़र अपने जिले से शुरू होता है और कोलकाता तक पहुंचता है। एक ऐसा शख्स जो अपनी रचनाओं में आम आदमी की आवाज़ को धार देता है। पिता पंडित सत्य प्रसाद मिश्र, माता राजमती देवी ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिनकी रचनाएं आज जो भी पढ़ता है वह बगैर प्रभावित हुए नहीं रह पाता है। हम उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो पत्नी शांति देवी और ध्रुदेव मिश्र की 8 संतानों में अर्चना, विश्वदेव, सरोज, नरेंद्र, देवेंद्र, वाचस्पति, घनश्याम और सर्जना है। उनकी संतानें भी अपने अपने क्षेत्र में नाम कर रही हैं। वाचस्पति मिश्र जी अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, तो जो अन्य उनकी संतानें हैं वह अपने अपने क्षेत्र में तेजी के साथ अपने कर्म को निभाते हुए लोक कल्याण के कार्य कर रहे हैं। अगर हम ध्रुदेव मिश्र की रचनाओं को देखें तो पाएंगे कि समय के साथ उनकी रचनाएं होती रहीं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक 19-20 वर्ष का बालक विद्रोह नाटक लिखता है 1958 में और साहित्यिक रचना का जो शुभारंभ है यहीं से होता है, विद्रोह नाटक से। विद्रोह शायद उस कालखंड में इस नाटक को लिखा गया जब भारत अभी
कुछ दिन कुछ वर्ष पहले ही आज़ाद हुआ था। भारत की आर्थिक दशा क्या रही होगी और आम जनजीवन किस तरह का होगा, आप समझ सकते हैं। लोग अपने परिस्थितियों से लड़ रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे। साधन तो था ही नहीं, अलग से अन्य समस्याएं घेर रखी थी। और वह कालखंड था जब लोगों को भोजन के लिए भी तरसना पड़ता था। भारत एक संघर्ष से गुजर रहा था। आजादी की किरण धीरे धीरे फैल रही थी। इसी बीच 1962 में चीन और भारत का युद्ध हो जाता है। यह कभी आप सोच नहीं सकते कि जो भारत अभी आजाद होकर अंगड़ाइयां ले रहा था, इसी बीच सन 1962 में भारत चीन का युद्ध हो जाता है। कवि इस युद्ध को देख करके व्याकुल होता है। उसके मन में गुस्सा जगता है और वह दूसरी रचना करता है, लौट जाओ चीनियों। यह एक काव्य पुस्तिका है जिसमें कवि अपने रचनाओं के माध्यम से हुंकार भरता है कि ऐ चीनियों लौट जाओ। आप देखेंगे कि ध्रुवदेव पाषाण जी की कविताएं किस तरह से समय के साथ आगे बढ़ती हैं। 1968 में एक लंबी कविता की रचना करते हैं, बंदूक और नारे। आप समझ सकते हैं कि बंदूक और नारे की रचना किस ओर रेखांकित करती हैं। फिर युद्ध की जो बाहरी विभीषिका है, एक कवि के भीतर अंतर्द्वंद छेड़ देती है और 1969 में एक और काव्य की रचना होती है, मैं भी गुरिल्ला हूं। आप समझ सकते हैं कि एक कवि ऐसा क्यों कहा होगा, रचना किया होगा कि मैं भी गुरिल्ला हूं। शायद यह एक ऐसा युद्ध जो सामान्य जनता अपने समय से लड़ते हुए और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रही होती है। मैं भी एक गुरिल्ला हूं। अगली कविता इनकी आती है 1977 में, कविता तोड़ती है। 1978 आते आते विसंगतियों के बीच आप समझ सकते हैं कि जो कविता है वह यूं ही किसी कवि के मन से नहीं निकलती है। देश कालखंड प्रभावित करता है, उसके मन को उद्वेलित करता है, तब वह आवाज एक रचना के रूप में बाहर आती है। और उसमें कौन सी विसंगतियां रही होंगी जिससे एक कवि प्रेरित होकर के लिखता है। विसंगतियों के बीच थोड़ा बादल छटता है और भारत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाता है। और मिश्र जी 1983 में लिखते हैं, धूप के पंख। 1988 में इनकी रचना आती है, खंडहर छोटे शहर के अंधेरे में। और 1992 में एक लंबी कविता इनकी आती है, वाल्मीकि की चिंता। 1993 में चौराहे पर कृष्ण और 2009 में पतझड़ वसंत। इसके पहले भी दो एक ऐसी रचनाएं हैं जैसे प्रतिबद्ध 1970 और प्रतिज्ञा 1977। इतना ही नहीं है, इन्होंने बच्चों के लिए भी कविताएं 1985 में लिखी, खेल खेल में। यह सभी बाल कविताएं इसमें हैं। जनपथ साप्ताहिक 1977
और सूरदास एक सांदर्भिक पुनर्वलोकन 1978 में प्रकाशित हुआ। महाप्राण निराला 1998 में। और इतना ही नहीं है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर अन्य जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, इन पर किताबें लिखते हैं। जैसे लक्ष्मण केडिया का संग्रह है धारदार शीशा, और एक नीरज कुमार सिंह एक समालोचना लिखते हैं ध्रुदेव पाषाण की कविताओं की राजनैतिक चेतना। तो आप समझ सकते हैं कि देवरिया जिले का एक ऐसा चमकता हुआ सूर्य, जितने साहित्यिक रचनाओं से समाज देश को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि आम जनता की पीड़ा और उसकी आवाज को पूरे दुनिया में फैलाया। एक ऐसा महान रचनाकार, जन कवि, जो हमारे बीच आज नहीं है और 7 जनवरी 1925 को हमेशा के लिए पृथ्वी नामक ग्रह को छोड़कर चले जाते हैं। मैं उनकी यात्रा मानता हूं, एक जनकवि की पृथ्वी नामक ग्रह पर यात्रा, जो 9 सितंबर 1939 को देवरिया के इमलिया गांव में अवतरित होते हैं और अपनी रचनाओं को हम तक पहुंचाकर 7 जनवरी 1925 को पृथ्वी नामक ग्रह से विदा हो लेते हैं और छोड़ जाते हैं अपने रचनाओं के माध्यम से अपने विचार को। आप देखेंगे कि जब भी साहित्यिक यात्रा पूरब से निकलती रही, पूरा देश प्रभावित होता रहा। चाहे वो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना हो, चाहे वो तारू दत्ता की रचना हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना हो, जब ये साहित्यिक यात्रा सूर्य की किरण पूरब से निकले, पूरा देश प्रभावित हो रहा। लेकिन आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। आप देखेंगे कि साहित्य की यात्रा जब पूरब से चली थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज साहित्य के लिए मिला। आज एक लंबे सफर की बात भी हम एक ऐसे भौतिक युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां हमें ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जैसे कवि की आवश्यकता हमेशा महसूस होती रहेगी। मिश्र जैसे जननायक, जन कवि की हमें कमी महसूस होती रहेगी, ताकि अपनी रचनाओं से एक राजनैतिक चेतना आम लोगों में भर सके, जिससे उनकी आवाज को ताकत मिल सके और स्वयं विकट परिस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाइयां खुद लड़ सके। हम एक बार पुनः जन कवि ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जी को नमन करते हैं।